बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहला कंसेप्ट है वो कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस क्या हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ शब बरात है, जैसा कि हमारे यहाँ ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत अरसे से चलती आ रही हैं तो वो हमारे इस्लामिक जो कल्चर है उसका हिस्सा है, तो हम वो उसको अपनाए हुए हैं। अगर ये अदा नहीं करते तो कोई केस नहीं चल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एक हमारी रिलीजियस वो है, तो मैंने इसको आपको लोगों को समझाने के लिए किया है। लेकिन कुछ आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस तरह की रसूमात होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ चलती आ रही होती हैं, तो उनको हम कल्चर भी बोल सकते हैं। उसको हमने जो एडॉप्ट किया होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। कैसे कन्वेंशन होता है? जैसा कि यूके के अंदर एक मुनार्क है, वो उसका हेड है स्टेट का, तो शुरू से ही मुनार्क आ रहा है, तो ये कन्वेंशन है। यूके के अंदर जो पहले वो थी पावर्स थी वो मुनार्क के पास थी, बाद में वो शिफ्टेड होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, पीएम के पास। तो ये एक कन्वेंशन है कि अब पावर्स जो हैं पीएम के पास होंगी। और यहाँ पे देखें डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली को, कि पहले यूके के अंदर जो कैबिनेट होती थी प्राइम मिनिस्टर की, वो रिक्वेस्ट करती थी डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की, लेकिन अब क्योंकि वो थोड़ी सी वक्त के साथ इवॉल्व हुई, तो अब प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं, वो कर सकता है किसको लेटर रिक्वेस्ट करता है मुनार्क को कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे। अब उसमें कैबिनेट का कोई रोल नहीं है, तो ये एक कन्वेंशन है। मतलब ये वो चीज़ है जिसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है जो कि चलती आ रही है। जो इसके ख़िलाफ़ जाता है तो उसके लिए एक स्ट्रांग फुटिंग की ज़रूरत है, उसके पीछे कोई लॉजिक भी हो कि वो इनके ख़िलाफ़ क्यों जा रहा है। अगर तो वो लॉजिक ठीक है, अच्छा है, मोरल है, तो वो कन्वेंशन जो होती है आगे के लिए एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर देती है। अगर वो इलीगल है तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते, तो जो पिछला प्रोसीजर चल रहा होता है वही चलने दिया जाता है। अब आते हैं हम कन्वेंशंस की तरफ। इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये वो चीज़ें हैं जो कि इनफॉर्मल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फॉर्मल भी नहीं है, इनफॉर्मल अनकोडिफाइड प्रोसीजरल एग्रीमेंट। अनकोडिफाइड मतलब ये कि रिटन भी नहीं है, फॉलोड बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस उस प्रोसीजर को, अनकोडिफाइड को और इनफॉर्मल प्रोसीजर को जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं स्टेट के इंस्टीट्यूशंस, तो इसको हम कन्वेंशंस बोलते हैं। इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो किसने लिखी है इसके बारे में? वो लिखी A.V. डाइसी ने। डाइसी ने अपनी जो बुक है उसके अंदर लिखा, द बुक नेम वाज द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वो लिखता है, इन ब्रिटेन actions of political actors and institutions are governed by two parallel and complementary set of rules। कि ब्रिटेन के अंदर दो तरह के पॉलिटिकल जो एक्टर्स हैं और इंस्टीट्यूशन हैं, वो दो तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके तहत गवर्न होते हैं। कौन सा? एक जो सेट है वो उनको हम लॉज बोलते हैं, एक सेट उनको लॉज बोलते हैं जो कि रिटन है और आइन से जो पार्लियामेंट है उससे पास शुदा है, वो लॉज हैं। एंड जो सेकंड सेट है उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। इसको हम हैबिट्स भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हैं। अब डाइसी ने कन्वेंशन की बात कर दी कि ये हैबिट्स हैं या फिर प्रैक्टिसेस हैं जो वक्त के साथ साथ किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने अडॉप्ट की हुई हैं।
अच्छा, इसके बाद फिर पीटर साहब आते हैं, पीटर होग। ये आते हैं तकरीबन 100 साल बाद। ये कैनेडियन स्कॉलर हैं, लॉ मेकर हैं, ये लॉ इंटरप्रेटर हैं। ये क्या कहते हैं कन्वेंशन के बारे में, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय लॉ कोर्ट्स। इस तरह के रूल्स जो किसी स्टेट ने अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनको हम लॉ कोर्ट्स के ज़रिए इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन वो रूल्स हैं, वो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस उसको अपनाए हुए हैं, लेकिन अगर कोई इनके ख़िलाफ़ कोर्ट्स में जाता है या लॉ कोर्ट्स जो है उसको इंटरप्रेट नहीं करती, यहाँ पे हम सीधे से कह सकते हैं द कन्वेंशंस नॉट इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स। जो कन्वेंशंस होती हैं ये कोर्ट्स इनको इन्फोर्स नहीं करती, अदालतें इन्फोर्स नहीं करती। इसके एग्जांपल्स कुछ हैं, ये देखिए ज़रा। ये आपने जब इसको सुनना है, समझना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि कन्वेंशन क्या होती है। पहली इसकी एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन गवर्नर्स ऑलवेज एक्ट अपॉन एडवाइस ऑफ पीएम। ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नर्स हैं वो हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी एडवाइस पे एक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके ऑर्डर्स को मानते हैं। ये अब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पे एक प्रैक्टिस चल रही है सदियों से, जब से ऑस्ट्रेलिया का वजूद हुआ तो ये चलता आ रहा है। इसको हम हैबिट बोल सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिस बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम कल्चर बोल सकते हैं, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नर्स हमेशा जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पे एक्ट अपॉन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये एक बात होगी, एक एग्जांपल मैंने कन्वेंशंस के बारे में बताई। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो रिटर्न भी नहीं हैं फिर भी वो फॉलो कर रही हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक कन्वेंशन है। अब दूसरी एग्जांपल है इनक्यूबेंट प्राइम मिनिस्टर हु लूजेस इलेक्शंस will advise the governor general to appoint prime minister of majority party। ये क्या चीज़ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस हार जाता है, ठीक है ना, अब उसके पास मेजॉरिटी नहीं रहती, तो जो स्टेट का गवर्नर जनरल है वो उसको एडवाइस देगा कि आप ऐसा प्राइम मिनिस्टर लगाएं जिसकी जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी वोट्स रखता हो पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी अब पार्लियामेंटेरियंस की तादाद जिसकी ज़्यादा है, अब उसको आप प्राइम मिनिस्टर लगा दें। अब ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया के, जबकि ये एक सिर्फ एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है, एक कल्चर है जो सदियों से वहाँ पे चलता आ रहा है। क्या कि इनक्यूबेंट प्राइम मिनिस्टर हु लूजेस इलेक्शंस विल एडवाइज द गवर्नर जनरल टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। जिस पार्टी ने मेजॉरिटी वोट्स लिए होंगे उसके प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे, और ये वही प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा जो खुद इलेक्शंस हार गया हो। अब इसकी थर्ड एग्जांपल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर टू एक्ट एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पार्लियामेंट है वो इलेक्शंस करवाएगा पार्लियामेंट के अंदर, किसके लिए? हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक प्रैक्टिस है जो सदियों से चलती आ रही है, इसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कन्वेंशन की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी इसके हवाले से मेरे पास थोड़े से और नोट्स भी हैं, मैं चाहूँगा कि उसमें से भी आपको करवा दूँ। ये हमारे पास है कन्वेंशंस, डाइसी की बुक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वेंशन के बारे में ओरिजिन जो है इसको देख लेते हैं कि कन्वेंशन का ओरिजिन कहाँ से होता है। व्हेन नीडेड, एक कन्वेंशन, ये हंसने वाली बात भी है कि एक कन्वेंशन कब वजूद में आई कि जब इसकी ज़रूरत पड़ी।
मतलब ये कि कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक नई प्रेसिडेंट सेट कर देता है, वहाँ पे जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है डिपार्टमेंट का, इंस्टीट्यूशन का, वो एक नई प्रेसिडेंट सेट कर देता है। कैसे? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रॉबर्ट पील टू गवर्न विदाउट सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस इन 1834 टू 35। एक कन्वेंशन बनी कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट वो स्टेट को गवर्न नहीं कर सकेगी जिसके पास मेजॉरिटी नहीं होगी। ठीक है ना, हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। अब दोबारा सुनिए, एक है कन्वेंशन का ओरिजिन कहाँ से होता है? जब ज़रूरत पड़ती है। अब उसकी एग्जांपल क्या है कि एक प्रेसिडेंट सेट होती है, एग्जांपल सेट होती है कि कोई भी मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट वो तब तक हाउस में रहेंगे जब तक उनको मेजॉरिटी सपोर्ट होगी। अगर उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं होगी तो वो गवर्न नहीं कर सकेंगे। ये कब से है? जब रॉबर्ट पील ने एक कोशिश की अपनी मिनिस्ट्री के साथ कि वो बगैर मेजॉरिटी के हाउस को गवर्न कर सके, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो तब से एक कन्वेंशन सेट हो गई वहाँ पे कि जो वही गवर्न करेगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी हाउस के अंदर। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रॉबर्ट पील टू गवर्न विदाउट सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस इन 1834 टू 1835। एक साल वो अनसक्सेसफुल रहा, फिर उसको सरेंडर करना पड़ा और एक रूल सेट हो गया कि आज के बाद जो मेजॉरिटी वोट रखेगा हाउस के अंदर वही गवर्न करेगा। ये इसका हमने देखा, ओरिजिन देख लिया। इनफोर्सबिलिटी इन कोर्ट, ये कोर्ट के अंदर इनफोर्स नहीं होंगी, कोर्ट के अंदर ये इंटरप्रेट नहीं हो सकती। कब तक? अनटिल लेजिस्लेचर कोडिफाइड इट इन लॉ मेकिंग, जब तक वहाँ का पार्लियामेंट इसको कोडिफाई नहीं कर लेता। अगर वो कोडिफाइड नहीं है तो वो वैसे तो चलती रहेंगी, लेकिन किसी कोर्ट के अंदर आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा 1981 पेट्रिएशन रेफरेंस, दे आर जनरली इन कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल लॉज। अब ये देखें, ये मैंने एक एग्जांपल दी, केस स्टडी दिया कि कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1981 को एक रेफरेंस दायर होता है। ठीक है ना, दे आर जनरली इन कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल रूल्स। तो ये एक एग्जांपल है कि ये जो है तब तक कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकते जब तक ये एक कोडिफाइड लॉ न बन सके। एवोल्यूशन और चेंज, इसमें चेंज कब आता है, ये एवोल्यूशन कब आता है, ये आपको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बताना चाहता हूँ। बिफोर 1918 से पहले कैबिनेट रिक्वेस्ट टू मोनार्क फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती थी वो रिक्वेस्ट करती थी मोनार्क को कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, लेकिन 1918 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अपनी कैबिनेट से कंसल्ट नहीं किया और डायरेक्ट जो मोनार्क है उसको एडवाइस की, रिक्वेस्ट की कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें। 1918 के बाद आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं लेता, ना ही कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है मोनार्क को, बल्कि प्राइम मिनिस्टर खुद रिक्वेस्ट करता है मोनार्क को कि वो असेंबली जो है उसको डिसॉल्व कर दे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हमने यूके के अंदर पढ़ी, कैसी हैं, इनकी क्या अहमियत है, ये सारा कुछ हमने देखा। फिर हमने इनकी इम्पोर्टेंस को भी देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये वहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है और ये बेसिकली मॉरल होती हैं और लोग इसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एथिकल होती हैं, इनमें जस्टिस होता है। ठीक है ना, तो इनको अडॉप्ट कर लिया जाता है। जो कन्वेंशन लोगों को पसंद नहीं होती, लोग उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो उस प्रेसिडेंट को ख़त्म कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। मैंने कन्वेंशन के बारे में पीटर हॉक की डेफिनेशन भी बताई, डाइसी की बताई, उसका बुक रेफरेंस भी दिया, इसका ओरिजिन भी बताया।
इसकी अनइन्फोर्सेबिलिटी भी बताई कोर्ट्स के अंदर, उसकी मैंने केस स्टडीज़ भी बताए। इसके अलावा मैंने कन्वेंशंस के हवाले से 3 एग्जांपल्स केस स्टडीज़ और भी दिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नर के बारे में बताया, उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भी बताया। तो ये 4 तकरीबन मैंने केस स्टडीज़ बताया आपको, पीटर हॉक की डेफिनेशन बताई, डाइसी की डेफिनेशन बताई, और कन्वेंशंस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि क्या होती हैं कन्वेंशन। ये इनफॉर्मल A constitutional convention is an informal and uncodified procedural agreement that is followed by the institution of state. दोबारा देख लें, A constitutional conventions are informal, uncodified procedural agreement that are followed by the institutions of state. यहाँ पे मैंने आपको कन्वेंशन की डेफिनेशन बताई, मुख्तलिफ जो फिलासफर्स हैं उनकी डेफिनेशंस बताई, फिर मैंने आपको केस स्टडीज़ भी बताया, फिर कन्वेंशंस की इम्पोर्टेंस भी बताई, अहमियत भी बताई उनकी। फिर मैंने बताया कि कन्वेंशंस किस तरह की होती हैं, केस स्टडीज़ भी आपको बहुत सारे बताए। तो यहाँ पे जो है हमारा जो कन्वेंशंस का टॉपिक है ये इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह जो अगला कंसेप्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वो रूल ऑफ लॉ होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।